आप देखें कि जिन जिन पर भ्रष्टाचार हैं और जो अलग अलग पार्टियों में हैं या जिन पर आरोप रहे हैं, जिनकी जांचें चल रही हैं, तो कैसे पहले जांच शुरू की जाती है, फिर कैसे दबाव डाला जाता है और कैसे फिर वो वॉशिंग मशीन में धुल करके बाहर हो जाते हैं। तो किसानों से ये दुश्मनी, ये रंजिश एक किसी कृषि प्रधान देश में तभी आप रख सकते हैं जब आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो, जब आपको आपका भरोसा कहीं से और आ रहा हो, जब आपको पता हो कि ये सब होने दो, हमें उद्योगपतियों का साथ देना है क्योंकि उद्योगपतियों से हमको पैसा आता है। तो हमको जब चिंता ही नहीं है जन सरोकार की, जब हमको पेपर लीक की चिंता ही नहीं है, और और कितना भी बड़ा उसका विरोध हो, लेकिन जब वोट आप किसी को बटन दबाइए और किसी को वोट जाए तो आप क्या करेंगे? आप देखें कि क्या कौन कौन से नेता अभी गए हैं। अशोक चौहान को देखिए आप, और देखिए कि उस उन पर प्रधानमंत्री क्या बोल रहे थे। आपको याद होगा वो भाषण जिसमें उन्होंने आदर्श घोटाले का जिक्र किया था और लगातार उस पर स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा था। तो जिन नेताओं पर प्रधानमंत्री स्वयं हमलावर होते हैं, कैसे पहले वो हमला करते हैं, मतलब एक एक सिस्टम दिख रहा है कि पहले प्रधानमंत्री हमला करेंगे, इतने में कोई नहीं डरा तो फिर ईडी जाएगी, फिर सीबीआई जाएगी और फिर आप कोशिश करेंगे कि वो नेता आपकी पार्टी में आ जाए। जैसे ही वो नेता आपकी पार्टी में आते हैं, आप देखिए सब खत्म हो जाता है। न्यूज़ लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिनट ने एक पूरा अध्ययन किया है, एक पूरी रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें बताया है कि 30 से ज़्यादा कंपनियां देश भर में ऐसी थी जिनके यहाँ पहले ईडी की या सीबीआई की कार्यवाही हुई है। यानी पहले आपने छापा मारा है और उसके बाद उन्होंने चंदा दिया है। इन 30 फर्मों ने इन ती, इन 30 फर्मों ने 335 करोड़ से ज्यादा का चंदा दिया है। और ये सीधा रिलेशन है कि पहले उनके यहाँ ईडी या सीबीआई जाती है और उसके 1 साल के भीतर, 1 साल मतलब अधिकतम अवधि मान लीजिए, इसके भीतर ही वो पैसा देते हैं। हाँ। बोलता हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। देश में कई समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं और दिन ब दिन राजनीतिक हलचल भी तेज है। उसके साथ ही समाज से जुड़े हुए मुद्दे भी काफी हावी होते जा रहे हैं और जो सीधे तौर पर राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। आज हमारे साथ चर्चा करेंगे दयाशंकर मिश्र जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार सर, चुनाव से पहले देश की राजनीति में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होता है, लेकिन ये बदलाव कैसा अलग आपको दिख रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव का, जहां पर एजेंसी सबसे ज्यादा एक्टिव हैं, राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी मैनिफेस्टो को लेकर, अपने चुनावी कार्यक्रम को लेकर, रैलियों को लेकर उतना एक्टिव नहीं है जितना एजेंसीज एक्टिव हैं, और उसका असर हम सियासत पर देख रहे हैं कि कैसे गठबंधन बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं। जी। पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि एक ऐसे वक्त में ये सब हो रहा है जहाँ दो चीज़ें एक साथ चल रही हैं। पहली चीज़ चल रही है कि ईडी और सीबीआई ये एक कदम आगे चलते हैं, और आप देखें कि कैसा एक, जिसको हम कहते हैं कि एक एक सरेआम एक किस्म की एक बेशर्मी का आलम है कि आप एक तरफ ये कहते हैं और ये प्रोपोगेट करते हैं कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा और भ्रष्टाचारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। किसी को भी इससे क्या इनकार होगा? करोड़ों लोग जो ये भाषण सुनते हैं, जब वो कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ा जाएगा, तो जाहिर है ये एक उम्मीद जगाती है बात की ऐसा प्रशासन है जिसमें भ्रष्टाचारियों को छोड़ा जाएगा। लेकिन आप देखें कि जिन जिन पर भ्रष्टाचार हैं और जो अलग अलग पार्टियों में हैं या जिन पर आरोप रहे हैं, जिनकी जांचें चल रही हैं, तो कैसे पहले जांच शुरू की जाती है, फिर कैसे दबाव डाला जाता है और कैसे फिर वो वॉशिंग मशीन में धुल करके बाहर हो जाते हैं। आप देखें कि क्या कौन कौन से नेता अभी गए हैं। अशोक चौहान को देखिए आप, और देखिए कि उस उन पर प्रधानमंत्री क्या बोल रहे थे। आपको याद होगा वो भाषण जिसमें उन्होंने आदर्श घोटाले का जिक्र किया था और लगातार उस पर स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा था। तो जिन नेताओं पर प्रधानमंत्री स्वयं हमलावर होते हैं, कैसे पहले वो हमला करते हैं
मतलब एक एक सिस्टम दिख रहा है कि पहले प्रधानमंत्री हमला करेंगे, इतने में कोई नहीं डरा तो फिर ईडी जाएगी, फिर सीबीआई जाएगी, और फिर आप कोशिश करेंगे कि वो नेता आपकी पार्टी में आ जाए। जैसे ही वो नेता आपकी पार्टी में आते हैं, आप देखिए सब खत्म हो जाता है। और इसका एक पूरा सिस्टम है। आप देखें हेमंत विश्व शर्मा को, जो असम के मुख्यमंत्री हैं, और किस कदर आप देखें उनके भाषण और उनकी सोच से हम सब वाकिफ हैं, कितने गंभीर उन पर आरोप थे, और वो मुख्यमंत्री बन गए। आप अशोक चौहान को देख लीजिए, छगन भुजबल को देख लीजिए, आप अजीत पवार के वो सिंचाई घोटाले और वो तमाम बातें देख लीजिए। तो ये तो कुछ नाम हैं, जो दो तीन हैं, लेकिन बाकी पार्टियों से लगातार ये भर्ती अभियान चल रहा है। तो एक बड़ी दिलचस्प बात है कि विपक्षी पार्टियों से भर्ती अभियान चल रहा है, और युवाओं का जो भर्ती अभियान है, जो रोजगार की बात है, जो उनको राहत देने की बात है, जो भविष्य की बात है, उस भर्ती अभियान के पेपर लीक हो रहे हैं। तो एक भर्ती अभियान जारी है विपक्ष का, और दूसरा जो पेपर लीक है, वो भर्ती अभियान रुका हुआ है, जिसमें लाखों करोड़ों लोगों का भविष्य है। आज जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो थोड़ी देर पहले ही अभी जानकारी आई है कि जिसके लिए प्रयागराज से और लखनऊ तक में प्रदर्शन हो रहे थे, और युवा लगातार प्रदर्शन कर रहे थे यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में, उसकी परीक्षा रद्द की गई है। और ये केवल पहली परीक्षा नहीं है बेग साहब। आप देखें कि लगातार अभी ये तो पुलिस की परीक्षा है, इसके पहले टेट के एग्जाम, और उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई कम से कम 4 से 5 परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहे हैं। और आप देखिए कि टेलीविजन उसको कैसे दिखा रहा है। टेलीविजन लगातार उस पर या तो बात ही नहीं करेगा, या इक्का दुक्का प्रोग्राम में कर रहे हैं तो उसमें बता देंगे कि विपक्ष की साजिश है। तो ये जो मीडिया और सरकार दोनों केवल विपक्ष का कॉलर पकड़ने का काम कर रहे हैं, विपक्ष का भर्ती अभियान चला रहे हैं, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। जी सर, जिस तरह से हम पेपर लीक वाला मामला जो सामने आया, क्या इस तरह के इश्यूज जो सीधे तौर पर नौकरी को इफेक्ट करते हैं, रोजगार को इफेक्ट करते हैं, और सीधे तौर पर उन युवाओं को इफेक्ट कर रहे हैं जो इन भर्ती के जरिए, इन एग्जाम्स के जरिए नौकरी की पाने की इच्छा रखते हैं, क्या ये चीजें जब होती हैं कि पेपर लीक हो गया और फिर 6 महीने का टाइम दे दिया सरकार ने कि 6 महीने बाद एग्जाम कराएंगे, ये इफेक्ट करेगा वोटिंग पर? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस देश में हजारों समस्याएं हैं, न सिर्फ नौकरी की बल्कि महंगाई से लेकर आम आदमी की जेब में अब पैसा नहीं है, वो तमाम समस्याएं, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, सुरक्षा की समस्याएं हैं, तमाम तरह के अत्याचारों का जिक्र है। क्या ये तमाम चीजें वोटिंग में तब्दील होती हुई आपको दिखती हैं? अब तक के जो चुनाव हुए अगर उसको आप देखें एक सिलसिलेवार ढंग से, तो नतीजा वोटिंग का कुछ और है, पैटर्न वोटिंग का कुछ और है, और ये मुद्दे सिर्फ मुद्दे बनकर रह जाते हैं। बहुत बहुत बुनियादी बात आपने कही कि क्या ये मुद्दे या जो ये आक्रोश हमको दिख रहा है, जब ये जनादेश पर कितना फर्क पैदा करेगा, कितना अंतर पैदा करेगा। इसमें एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, और वो है कि ईवीएम। आप देखें कि पिछली बार किसान आंदोलन हुआ, मैं और आप दिल्ली में रहते हैं, हमने यहाँ गाजीपुर के पास किसानों का सारा प्रदर्शन देखा, और किस तरह से 700 से ज्यादा किसान मर गए, हमने ये देखा, और कितना असंतोष हुआ। लेकिन जब नतीजे आए, तो उन इलाकों से भी हमको वोटिंग पैटर्न बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला रहा। और अभी जो पिछले मध्य प्रदेश के जो चुनाव हुए, खासतौर पर मध्य प्रदेश का जिक्र इसलिए क्योंकि वहाँ की रिपोर्ट जो आ रही थी और जो नतीजे आए बिल्कुल उलट आए, या छत्तीसगढ़ की बात कर लें, कुछ हद तक राजस्थान की बात आप करें, तो एक चीज समझनी पड़ेगी कि कोई ना कोई रिश्ता है जो ईवीएम का सरकार से है। कुल मिलाकर हमें इस बात के संदेह के पूरे प्रमाण हैं कि सरकार इसलिए ये सब जुल्म कर पा रही है, इसलिए हम पर इतने अत्याचार कर पा रही है, क्योंकि सरकार ईवीएम को लेकर निश्चिंत है। सरकार को पता है कि आखिर में हम ईवीएम को मैनेज कर लेंगे। आप देखें, पुराने पुराने पैटर्न का अध्ययन करें, कब ऐसा होता है कि चुनाव आने वाले हों,
चुनाव में मुश्किल से 100 दिन भी नहीं बचे हैं। 100 दिन भी कहना बहुत ज्यादा है। मार्च के आखिर तक सब कुछ सारा नोटिफिकेशन आ जाएगा और अप्रैल से चुनाव शुरू हो जाएंगे, तो अब मुश्किल से आपके पास 50 या 60 दिन बचे हैं। और आप देखिए कि इसके पहले सरकार हेलीकॉप्टर से किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़ते हुए निश्चिंत है। और किसकी सरकार है? एक डबल इंजन कहाँ काम आएगा? हरियाणा में आपकी डबल सरकार है, डबल इंजन सरकार है। दिल्ली में आपकी केंद्र में सरकार है। आपको जो चीजें चाहिए सब मौजूद हैं, सारे संसाधन मौजूद हैं। और आप देखें कि किसानों पर किस तरह से पैलेट गन चलाई जा रही हैं, किस तरह से छर्रों से उनकी किसानों की आंखें घायल हैं। अभी तक कम से कम 3 किसानों की मौत हो चुकी है गोलीबारी में या दम घुटने की वजह से, और हजारों की संख्या में लोग घायल हैं, सैकड़ों की संख्या में गंभीर रूप से किसान और युवा घायल हैं। तो कैसे ऐसा हो सकता है? ये समझ में, बिल्कुल समझ से परे की बात है कि चुनाव के पहले दिल्ली के आसपास इस तरह नागरिकों का, मैं इसको नागरिकों का शांतिपूर्ण विद्रोह कहूंगा, विरोध कहूंगा। ये विद्रोह की स्थिति है कि एक तरफ पुलिस तैनात है और एक तरफ किसान तैनात है, सामने आमने। रात को कैंप में जाइए, किसानों पर हमला हो जाता है। किसान शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, उनके रास्ते में आप कीलें गाड़ रहे हैं। और आप देखिए कि सीमेंट के बैरिकेडिंग देखिए, उनकी तस्वीरें देखिए, गाजीपुर बॉर्डर जो दिल्ली में ही है, वहां देखिए किस किस्म की तैयारियां हो रही हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई दुश्मन है। तो किसानों से ये दुश्मनी, ये रंजिश एक किसी कृषि प्रधान देश में तभी आप रख सकते हैं जब आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो, जब आपको आपका भरोसा कहीं से और आ रहा हो, जब आपको पता हो कि ये सब होने दो, हमें उद्योगपतियों का साथ देना है, क्योंकि उद्योगपतियों से हमको पैसा आता है। तो हमको जब चिंता ही नहीं है जन सरोकार की, जब हमको पेपर लीक की चिंता ही नहीं है, और कितना भी बड़ा उसका विरोध हो, लेकिन जब वोट, आप किसी को बटन दबाइए और किसी को वोट जाए, तो आप क्या करेंगे? तो आप देखिए निर्वाचन आयोग किस तरह से बिहेव कर रहा है, और निर्वाचन आयोग की पूरी भूमिका संदेह के दायरे में है। ये मेरी किताब जो अभी कुछ वक्त पहले आई, जो भी पाठक दर्शक हमको सुन रहे हो, देख रहे हो, इसमें मन माने फैसले चैप्टर में हम पढ़ सकते हैं कि कैसे निर्वाचन आयोग की प्रक्रियाओं में सरकार का असंवैधानिक दखल है। और इसी में एक चीज और कहनी जरूरी है कि सरकार को युवाओं की चिंता नहीं है। अगर मिर्जा साहब युवाओं की चिंता होती, तो जिस तरह इलाहाबाद से लेके और लखनऊ तक में प्रदर्शन हो रहे हैं, आपने देखा कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मिलने गए लोगों को किस तरह से पुलिस मार रही है, या मुख्यमंत्री के पास मिलने जा रहे लोगों पर किस तरह से पुलिस बल प्रयोग कर रही है। ये कैसी पुलिस है? और चुनाव के पहले ये कैसे ऐसा कर सकते हैं? अगर ईमानदारी से ईवीएम काम कर रही होती, तो अब तक सरकार की सांसें फूल जाती, अब तक मंत्री मिनिस्टर दौड़ के जाते। आप याद कीजिए 10 साल पहले जब यूपीए की सरकार थी, और जो रामदेव जैसे लोग, तमाम लोग जो इस समय बिल्कुल चुप बैठे हैं और किसी भी मुद्दे पर कोई उनके विचार आपको सुनने को नहीं मिल रहे हैं, आप देखिए कि उनके जैसे लोगों से भी मिलने के लिए कैसे मंत्री दौड़ते रहते थे, क्योंकि मंत्रियों को डर था, सरकार डरती है आंदोलनों से। एक लोकतांत्रिक सरकार को डरना ही चाहिए, तभी वो लोकतंत्र है। तानाशाही की जो सरकार है वही लोकतंत्र से नहीं डरती है, लेकिन एक लोकतांत्रिक सरकार का काम ही है कि वो लोकतंत्र से डरे। लोकतंत्र से नहीं डरेंगे तो हम कहेंगे कि ये जनतंत्र के लुटेरे हैं, ये सरकार जनतंत्र की लुटेरी सरकार है। तब तो ये नहीं डर रही, युवाओं से नहीं डर रही, किसानों से नहीं डर रही, कर्मचारियों से नहीं डर रही। ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम, ओपीएस हम जिसको जानते हैं, आप देखिए कि राजस्थान में सरकार ने आते ही कहा कि रद्द कर देंगे, हम नहीं देंगे पेंशन। एक ऐसे देश में जहां बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा की कितनी जरूरत है, तो एक सरकार बुजुर्गों का विरोध ले लेती है, युवाओं का ले लेती है, किसानों का ले लेती है। किसके दम पर? निश्चित रूप से सारा संदेह ईवीएम पर है, और ईवीएम संदिग्ध हो चुकी है।
इसमें एक चीज और जोड़नी जरूरी है कि अभी न्यूज लॉन्ड्री और द न्यूज मिनट ने एक पूरा अध्ययन किया है, एक पूरी रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें बताया है कि 30 से ज्यादा कंपनियां देश भर में ऐसी थी जिनके यहाँ पहले ईडी की या सीबीआई की कार्यवाही हुई है। यानी पहले आपने छापा मारा है और उसके बाद उन्होंने चंदा दिया है। इन 30 फर्मों ने इन 30 फर्मों ने 335 करोड़ से ज्यादा का चंदा दिया है। और ये सीधा रिलेशन है कि पहले उनके यहाँ ईडी या सीबीआई जाती है और उसके 1 साल के भीतर, 1 साल मतलब अधिकतम अवधि मान लीजिए, इसके भीतर ही वो पैसा देते हैं। और ये पैसा देने वालों में कौन लोग हैं? इस पैसा देने वालों में से तो 30 नाम बहुत ज्यादा हैं, फिर भी दर्शकों के लिए एक नाम मैं बता दूं। इसमें एक सेंटियागो मार्टिन नाम के व्यक्ति हैं जो असल में लॉटरी किंग है। उन्होंने 100 करोड़ एक दूसरी कंपनी में ट्रांसफर किया है जो चुनावी बॉन्ड ट्रस्ट के रूप में काम करती है, और उसने ये पैसा बीजेपी को दिया है। तो आप देखें कि एक तरफ विपक्षी नेताओं को आप तोड़ रहे हैं, एक तरफ वो कंपनियां हैं जिन पर आप हमले कर रहे हैं, पहले छापा फिर चंदा। तो ये दोहरी नीति है कि आप सारी के सारे सिस्टम को, सारी की सारी व्यवस्था को अपने कब्जे में ले लेते हैं। आप किसी से नहीं डरते हैं, क्योंकि असल में आप लोकतंत्र हैं ही नहीं। लोकतांत्रिक व्यवस्था को आपने खत्म कर दिया है। अगर ये लोकतंत्र होता तो सरकार की ये इस बेशर्मी की कभी हिम्मत नहीं पड़ती, सरकार कभी ऐसा करने का साहस नहीं करती। लेकिन वो जानती है कि अगले दिन अखबारों में कहीं नहीं लिखा जाएगा कि वो जनतंत्र के लुटेरे हैं। ये सरकार जनतंत्र पर खुला हमला कर रही है और मीडिया कहीं इस बात को रेखांकित नहीं कर रहा है। इसलिए सरकार के हौसले बुलंद हैं। उसको पता है कि विद्रोह मेरे खिलाफ वोट में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों कन्वर्ट नहीं होगा? क्योंकि ईवीएम पर कहीं ना कहीं सरकार का कब्जा है। इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा। अभी हमने देखा था कि हमारे सामने रिपोर्ट आई थी कि जो ईवीएम बनाने वाली कंपनियां हैं उसमें 4 ऐसे डायरेक्टर पाए गए थे जिनका बीजेपी से सीधा संबंध है। वो जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं या बीजेपी नेता हैं। तो आप देखिए, निर्वाचन आयोग पहले चुप, ईवीएम की कंपनियों में बीजेपी के नेता क्या काम कर रहे हैं वहां पर चुप्पी है। और एक और महत्वपूर्ण बात, जो निर्वाचन आयोग की जो कमेटी चयन करती है निर्वाचन आयुक्तों का, उसमें से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को निकाल दिया गया है। अगर सीजीआई उसमें होते, उस कमेटी में प्रधानमंत्री के साथ, विपक्ष के नेता के साथ, तो जाहिर तौर पर वो विरोध कर सकते थे। अब उनकी जगह पर एक मंत्री को रख लिया गया है। हम सब जानते हैं कि मंत्रियों की क्या स्थिति इस 10 साल के कार्यकाल में है। मंत्रियों की स्थिति यह है कि राजनाथ सिंह जैसे सीनियर नेता, एक पुराने नेता जो रक्षा मंत्री हैं, कैसे एक सार्वजनिक कार्यक्रम में माला से दूरी बना लेते हैं और कैसे माला के बाहर से होते हुए हमको दिखते हैं। तो ये हैसियत जहां मंत्रियों की है, वहां पर हम मान के चल रहे हैं कि एक कमेटी में कानून मंत्री होगा या कोई मंत्री होगा और वो प्रधानमंत्री का विरोध करने का साहस करेगा। तो पूरा सिस्टम इस वक्त एक ऐसी जगह पहुंच गया है जहां स्थितियां एकदम तानाशाही की हैं। हम तानाशाही में प्रवेश कर चुके हैं। जी, बहुत शुक्रिया दयाशंकर जी, हमारे साथ वक्त देने के लिए, बोलते हिंदुस्तान के साथ बातचीत करने के लिए। तो देश की स्थिति ये है और राजनीति की स्थिति के साथ साथ देश पे क्या कुछ मुद्दे हैं उस पर आज हमने दयाशंकर जी के साथ चर्चा की है। आप लोग इस बातचीत को, इस चर्चा को आगे तक पहुंचाइए और बोलते हिंदुस्तान के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। बहुत शुक्रिया सर।